आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल बेस्ट सेलर बुक जीत आपकी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से आप बुक को खरीद सकते हैं। सफलता का सही अर्थ है अपने असली मकसद को पाना। इसका मतलब है पूरा युद्ध जीतना, ना कि छोटी मोटी लड़ाइयाँ जीतना। सीधी सी बात है कि आप इस किताब को पढ़ रहे हैं, जिससे जाहिर होता है कि आप अपनी जिंदगी को और भी बेहतर और खुशहाल बनाना चाहते हैं। इस किताब का एक मकसद यह भी है कि आपको आने वाली जिंदगी के लिए एक एक्शन प्लान तैयार करने में मदद करें। अगर आपने अभी तक कोई एक्शन प्लान नहीं बनाया है तो यह किताब आपको 3 चीजें बताएगी। पहला, आप क्या हासिल करना चाहते हैं। दूसरा, किस तरह से उसे हासिल करना चाहते हैं। तीसरा, कब तक हासिल करने का प्लान है। ऑथर बुक की शुरुआत एक कहानी से करते हैं। एक आदमी मेले में गुब्बारे बेचकर अपनी गुजर बसर करता था। उसके पास लाल, नीले, पीले, हरे चारों रंग के गुब्बारे थे। जब कभी उसकी बिक्री कम होने लगती तब वह हीलियम गैस से भरा एक गुब्बारा हवा में छोड़ देता। बच्चे उसे उड़ता देखकर वैसा ही उड़ने वाला गुब्बारा पाने के लिए मचल उठते। बच्चे उसे गुब्बारा खरीदते और इस तरह उसकी बिक्री फिर से बढ़ जाती। दिन भर यही सिलसिला चलता रहता। एक दिन वह आदमी बाजार में खड़ा गुब्बारे बेच रहा था। अचानक उसे महसूस हुआ कि पीछे से कोई उसका कुर्ता पकड़कर खींच रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक छोटे से बच्चे को खड़ा पाया। उस बच्चे ने गुब्बारे वाले से पूछा, अगर आप काला गुब्बारा छोड़ेंगे तो क्या वह भी उड़ेगा। बच्चे की बात उसके दिल में लगी और उसने प्यार से जवाब दिया, बेटे, गुब्बारा अपने रंग की वजह से नहीं उड़ता, बल्कि उसके अंदर क्या है इस वजह से ही वह ऊपर जाता है। ठीक यही बात हमारी जिंदगी पर भी लागू होती है। कीमती वह चीज है जो हमारे अंदर है, और वह चीज जो हमें ऊपर की ओर ले जाती है वह हमारा नजरिया है। क्या आपको कभी ताज्जुब हुआ है कि कुछ व्यक्ति, कंपनियां या देश दूसरों के मुकाबले ज्यादा कामयाब क्यों होते हैं? ये कोई राज नहीं है। ऐसे लोगों के सोचने और काम करने का तरीका ज़्यादा असरदार होता है। ये लोग सीख चुके हैं कि अपने सबसे कीमती संसाधनों यानी लोगों में पूंजी लगाकर काम को असरदार कैसे बनाया जाए। यह लोग ही उनकी सबसे बड़ी पूंजी है। मेरा यकीन है कि किसी इंसान, संस्था या देश की कामयाबी उसके लोगों की खूबियों पर निर्भर करती है। मैंने दुनिया भर की बड़ी कंपनियों के बड़े बड़े अफसरों से बात की और उनसे एक सवाल पूछा, अगर आपके हाथ में जादू की छड़ी हो और एक चीज बदलनी हो जो आपको अपने काम में बेहतरी और लाभ दिलाए, तो वह क्या चीज है? सबका जवाब एक जैसा था। सबने कहा कि अगर लोगों का नजरिया बेहतर हो, काम करने की ख्वाहिश से भरा रहे, तो वे मिलजुल कर काम करेंगे। इससे नुकसान कम होगा, वफादारी बढ़ेगी और आमतौर पर कंपनी में लगन से काम करने का एक माहौल बन जाएगा। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के विलियम जेम्स का कहना है, मेरी पीढ़ी की सबसे बड़ी खोज यह है कि इंसान अपने नजरिए में बदलाव लाकर अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकता है। मशहूर फ्रेंच चिंतक ब्लेज पास्कल के पास एक आदमी आया और कहने लगा कि अगर मेरे पास आप जैसा दिमाग हो तो मैं एक बेहतर इंसान बन सकता हूँ। तब पास्कल ने जवाब दिया, एक बेहतर इंसान बनो, तुम्हारा दिमाग खुद ब खुद मेरे जैसा हो जाएगा। कैलगरी टावर की ऊंचाई 190.8 मीटर और वजन 10,884 टन है। कुल वजन में तकरीबन 60% यानी 6,349 टन हिस्सा जमीन के अंदर है। इससे जाहिर है कि जितनी विशाल इमारत होगी उतनी ही मजबूत उसकी बुनियाद होगी। जिस तरह मजबूत इमारतों के लिए मजबूत बुनियाद की जरूरत होती है, उसी तरह सफलता के लिए भी एक मजबूत बुनियाद की जरूरत होती है, और वह बुनियाद है आपका नजरिया। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा की गई एक स्टडी में पाया गया है कि जब कोई व्यक्ति नौकरी पाता है तो इसमें 85% हिस्सेदारी उसके नजरिए की होती है और बाकी के 15% में उस व्यक्ति के स्मार्टनेस और काम की जानकारी शामिल होती है। हैरत की बात तो यह है कि पढ़ाई पर खर्च होने वाली पूरी की पूरी 100% रकम इसी स्मार्टनेस पर खर्च की जाती है, जबकि सफलता में उसकी हिस्सेदारी सिर्फ 15% है। क्या एक अफसर अच्छे नजरिए के बगैर एक अच्छा अफसर बन सकता है? अच्छे नजरिए के बगैर क्या कोई विद्यार्थी अच्छा विद्यार्थी बन सकता है? क्या माँ बाप, गुरु, दुकानदार, मालिक और कर्मचारी अच्छे नजरिए के बिना अपने काम में अच्छे हो सकते हैं? चाहे आप किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हो, कामयाबी की बुनियाद एक ही है और वह है आपका नजरिया। अगर आपका नजरिया कामयाब और लक्ष्य प्राप्ति के लिए इतना ही महत्वपूर्ण है, तो क्या आपको जिंदगी के प्रति अपने नजरिए को जांचना नहीं चाहिए? क्या खुद से यह नहीं पूछना चाहिए कि आपका नजरिया आपके मकसद पर किस हद तक असर डाल सकता है? ऑथर एक कहानी सुनाते हैं, डेविड और गोलियत की कहानी हम सभी जानते हैं। एक राक्षस था जो गांव के बच्चों को डराता, धमकाता और परेशान करता था। एक दिन 17 साल का एक गडरिया अपने भाइयों से मिलने आया और पूछा कि तुम लोग राक्षस से लड़ते क्यों नहीं हो? भाई बेहद डरे हुए थे। उन्होंने जवाब दिया, क्या तुमने देखा नहीं कि
कि वह इतना बड़ा है कि उसे मारा नहीं जा सकता? तब डेविड ने जवाब दिया, नहीं, ऐसी बात नहीं है कि वह इतना बड़ा है कि उसे मार नहीं सकते, बल्कि वह इतना बड़ा है कि उसे मारो तो चूक नहीं सकते। बाकी सब इतिहास है। हम सभी जानते हैं कि क्या हुआ। डेविड ने गुलेल से ही राक्षस को मार डाला। राक्षस वही था, लेकिन उसके बारे में डेविड का नजरिया अलग था। हमारा नजरिया इस बात को तय करता है कि हम हार को किस तरह देखते हैं। सकारात्मक सोच वालों के लिए हार सफलता की एक सीढ़ी हो सकती है, तो नकारात्मक सोच वालों के लिए यह रास्ते की बाधा हो सकती है। क्या हम नजरिया लेकर पैदा होते हैं या उम्र के साथ विकसित होता है? वे कौन से कारक हैं जो हमारा नजरिया बनाते हैं? अगर अपने माहौल की वजह से जिंदगी के प्रति आपका नजरिया नकारात्मक है, तो क्या आप इसे बदल सकते हैं? हमारे नजरिए का ज्यादातर हिस्सा हमारी कच्ची उम्र के दौरान ही रूप लेता है। मुख्य रूप से नजरिए को तय करने वाले 3 कारक हैं। पहला है माहौल, दूसरा है तजुर्बा, तीसरा है शिक्षा। सबसे पहले हम माहौल की बात करेंगे। आपके घर का माहौल कैसा है? स्कूल का माहौल कैसा है? दफ्तर का माहौल कैसा है? आपकी संस्कृति, आपका धर्म, आपकी परंपराएं, आपका सामाजिक माहौल और राजनीतिक माहौल, ये सारे माहौल मिलकर एक तहजीब बनाते हैं। चाहे घर हो या दफ्तर हो या देश हो, हर किसी की अपनी तहजीब होती है। क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि जब आप किसी दुकान पर जाते हैं, वहाँ का सेल्समैन अदब वाला होता है और वहाँ का सुपरवाइजर और मैनेजर और मालिक भी अदब वाले होते हैं, लेकिन जब आप दूसरी दुकान पर जाते हैं तो पाते हैं कि वहाँ हर कोई बड़ा रूखा और बदतमीज है। आप किसी के घर जाते हैं तो वहाँ बच्चों और उनके माँ बाप सभी को अच्छा व्यवहार वाला, तमीज वाला और ख्याल रखने वाला पाते हैं। जब आप दूसरे घर जाते हैं तो वहाँ के लोगों को आपस में कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ते झगड़ते ही पाते हैं। जिस देश की सरकार और राजनीतिक माहौल में ईमानदारी होती है, वहाँ के लोग भी आमतौर पर ईमानदार, मददगार और कानून का पालन करने वाले होते हैं। इसका उल्टा भी उतना ही सच है। जिस तरह बेईमान और भ्रष्टाचार माहौल में एक ईमानदार आदमी का जीना मुश्किल हो जाता है, उसी तरह ईमानदारी से भरे माहौल में बेईमान व्यक्ति को मुश्किल होती है। अच्छे माहौल में मामूली कर्मचारी की भी काम करने की शक्ति बढ़ जाती है, जबकि घटिया माहौल में अच्छा काम करने वाले की कार्य क्षमता गिर जाती है। किसी भी जगह तहजीब यानी कल्चर ऊपर से नीचे आती है, नीचे से ऊपर कभी नहीं। हमें पीछे मुड़कर देखना चाहिए कि हमने अपने लिए और अपने आसपास के लोगों के लिए कैसा माहौल बनाया है। घटिया माहौल में अच्छे व्यवहार की उम्मीद करना भी मुश्किल है। जहां कानून का ना होना ही कानून बन जाता, वहां ईमानदार नागरिक भी चोर, उचक्के और बेईमान हो जाते हैं। क्या यही समय नहीं है जब हमें यह जानना और परखना चाहिए कि हम किस माहौल में हैं, या हमने अपने लिए और दूसरों के लिए कैसा माहौल बनाया है? अब बात करेंगे तजुर्बा की। एक्सपीरियंस। जिंदगी में लोगों से और हालात से हमारा अनुभव बनता है, उसी के अनुसार हमारा व्यवहार बदलता जाता है। अगर किसी व्यक्ति के साथ हमारा अनुभव अच्छा होता है तो उसके प्रति हमारा नजरिया भी अच्छा होता है। इसका उल्टा भी उतना ही सच है। तीसरा है शिक्षा, एजुकेशन। मैं सिर्फ अक्षर के ज्ञान या डिग्री की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरह की शिक्षा की बात कर रहा हूँ। जब ज्ञान को योजनाबद्ध तरीके से इस्तेमाल किया जाता है तो वह बुद्धिमत्ता में बदल जाता है और कामयाबी एक तरह से पक्की हो जाती है। मैं शिक्षा की बात एक विस्तृत अर्थ में कर रहा हूँ। इसमें शिक्षक यानी शिक्षा देने वाले की भूमिका बड़ी ही अहम होती है। शिक्षा का असर अनंत है, इंटरनल है। इसमें असर की लहरें अनगिनत हैं। हम सूचनाओं के समुद्र में तो डूबे रहे हैं, लेकिन सही ज्ञान और समझ के लिए तरस रहे हैं। शिक्षा तो ऐसी होनी चाहिए जो हमें न केवल रोजी रोटी कमाना सिखाए, बल्कि हमें जीना भी सिखाए। हाउ डू यू रिकॉग्नाइज पीपुल विद अ पॉजिटिव एटीट्यूड? जिस तरह से खराब सेहत न होने का मतलब अच्छी सेहत नहीं है, उसी तरह किसी व्यक्ति में नकारात्मकता न होने का मतलब यह नहीं हो जाता कि वह सकारात्मक है। अच्छे नजरिए वाले लोगों की शख्सियत में ऐसी खूबियां होती हैं कि जिनसे उन्हें आसानी से पहचाना जा सकता है। वे विनम्र, धैर्यवान, आत्मविश्वासी और दूसरों का ख्याल रखने वाले होते हैं। ऐसे लोगों को खुद से और दूसरों से बड़ी उम्मीदें रहती हैं। ये हमेशा अच्छे नतीजे की ही उम्मीद करते हैं। अच्छा नजरिया रखने वाला व्यक्ति हर मौसम में फलने वाला फल की तरह होता है, जिसका हमेशा स्वागत किया जाता है। सकारात्मक नजरिए के फायदे क्या हैं? द बेनिफिट ऑफ अ पॉजिटिव एटीट्यूड। ये फायदे कई हैं जिन्हें आसानी से देखा जा सकता है, लेकिन जो चीज़ आसानी से देखी जा सकती है वह आसानी से छूट भी जाती है। अच्छे नजरिए के कुछ फायदे हैं। पहला है, मुश्किलें सुलझाता है, भाईचारे का माहौल बनाता है, वफादार बनाता है, तनाव कम करता है। आप देखते हैं घटिया नजरिए के नतीजे, द कॉन्सिक्वेंस ऑफ अ निगेटिव एटीट्यूड। हमारी जिंदगी एक बड़ी बाधा दौड़ की तरह है और घटिया नजरिया होने से हम खुद ही अपने रास्ते की सबसे बड़ी बाधा बन जाते हैं। घटिया नजरिए वाले लोगों के लिए
नौकरी, शादी, दोस्ती या रिश्तों को बनाए रखना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उनका नज़रिया कड़वाहट से भरा होता है। नाराज़गी होती है, बिना मकसद की ज़िंदगी होती है, खराब सेहत, खुद तथा दूसरों के लिए तनाव। ऐसे लोग घर और दफ्तर में घटिया माहौल बनाते हैं और समाज के लिए एक बोझ बन जाते हैं। ये लोग अपने घटिया व्यवहार को न सिर्फ अपने आसपास रहने वाले लोगों बल्कि आने वाली पीढ़ी तक फैलाते हैं। अब बात करेंगे कि पॉजिटिव एटीट्यूड कैसे बिल्ड करें। तो पहला कदम है अपनी सोच बदले और अच्छाई खोजें। हमें एक अच्छा खोजी बनने की ज़रूरत है। जीवन में हमें सही या अच्छाई पर ध्यान देने की ज़रूरत है। आइए हम किसी व्यक्ति या हालात में कमियों को देखने की बजाय उनकी सही चीज़ों और अच्छाइयों को देखना शुरू करें। हम अपने स्वभाव के कारण दूसरों में कमियां व गलतियां ढूंढने के इतने आदी हो जाते हैं कि उसकी सही तस्वीर भूल जाते हैं। गलतियां ढूंढने वाले तो स्वर्ग में भी गलतियां ढूंढने से नहीं चूकेंगे। ज़्यादातर लोग जिस चीज़ की तलाश कर रहे होते हैं वह पा ही लेते हैं। अगर वे दोस्ती, खुशियां या अच्छाई की तलाश कर रहे होते हैं तो वही उन्हें मिल भी जाती है। अगर वे झगड़ा या महत्वहीनता ढूंढते हैं तो वही उन्हें मिलता है। सावधान, अच्छाइयों को तलाश करने का मतलब यह नहीं है कि गलतियों को नज़रअंदाज कर दिया जाए। चाहे कुछ भी हो, कुछ लोग हर बात में नुक्स निकालते ही हैं। इस बात से उन्हें कोई मतलब नहीं कि आप किस तरफ हैं, वे हमेशा दूसरी तरफ ही रहेंगे। नुक्स निकालने को ही उन्होंने अपना कैरियर बना लिया है। वे व्यावसायिक आलोचक हैं। वे ऐसे नुक्स निकालते हैं मानो कोई कंपटीशन चल रहा हो और उससे उन्हें इनाम जीतना है। वे हर एक आदमी हर एक हालात में कोई न कोई नुक्स ढूंढ ही निकालेंगे। हर घर, परिवार या दफ्तर में आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे। ऐसे लोग हर जगह दूसरों के नुक्स ही निकालते रहते हैं और सबसे कहते हैं कि हर चीज़ का कितना बुरा हाल है और अपनी मुसीबतों के लिए सारी दुनिया को जिम्मेदार ठहराते हैं। ऐसे आदमियों के लिए एक नाम है, ये लोग ताकत को चूस लेने वाले कहलाते हैं। ऐसे लोग किसी कैफेटेरिया में जाएंगे और इस बहाने से 20 कप चाय, कॉफ़ी और सिगरेट पीकर दिल बहलाएंगे कि वे राहत पाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा करके वे खुद के लिए और आसपास के लोगों के लिए ज़्यादा तनाव भी बढ़ाते हैं। वे प्लेग की बीमारी की तरह हर तरफ मायूसी का पैगाम फैलाते हैं और ऐसा माहौल पैदा करते हैं जिसके नतीजे बुरे या गलत हों। रॉबर्ट फुल्टन ने भाप से चलने वाली नाव की खोज की। हडसन नदी के किनारे वह अपनी नई खोज का प्रदर्शन कर रहे थे। वहाँ कुछ निराशावादी और सक्की मिजाज के लोग भी इस खोज को देखने के लिए इकट्ठा हुए और उन्होंने कहा कि यह नाव तो कभी चलेगी ही नहीं। आहिस्ता आहिस्ता वह नाव चल पड़ी और जैसे ही वह नदी में आगे बढ़नी शुरू हुई तो जो कहते थे कि नाव चलेगी ही नहीं, वही निराशावादी लोग चिल्लाने लगे कि अब यह नाव कभी रुकेगी ही नहीं। दूसरा कदम है हर काम तुरंत करने की आदत डालें। हम सभी अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी काम में टाल मटोल करते हैं। मैं जानता हूँ कि मैंने कभी ऐसा किया है और बाद में मैं पछताया भी हूँ। टाल मटोली की आदत घटिया रवैयों को बढ़ावा देती है। इंसान को इतनी थकान काम करने की मेहनत से नहीं होती जितनी कि टाल मटोली की आदत से होती है। कोई भी काम पूरा होने पर खुशहाली और हौसला देता है, जबकि आधा अधूरा काम आपकी हिम्मत को वैसे ही खत्म कर देता है जैसे पानी के टैंक में कोई छेद टैंक को खाली कर देता है। अगर आप सही नज़रिया बनाना और उसे कायम रखना चाहते हैं तो आज में जीना सीखिए और काम को तुरंत करने की आदत डालिए। कुछ लोग अपनी टाल मटोली की आदत को खूबसूरत लफ्ज़ों की आड़ में छिपाते हैं, ये कहकर कि मैं तो अभी इस पर बारीकी से सोच रहा हूँ। 6 महीने सोचने के बाद भी वे कहते हैं मैं तो अभी भी बारीकी से सोचने के काम में लगा हूँ। वे ये नहीं समझते कि वे एक ऐसी बीमारी के शिकार हो जाते हैं जिसे बारीकी से सोचने का लकवा कहते हैं। ऐसे लोग कभी कामयाब ना होंगे। फिर टाल मटोली की आदत वालों में दूसरी तरह के लोग भी हैं जो कहते हैं मैं तैयारी कर रहा हूँ। 1 महीने बाद भी वे तैयारी ही कर रहे होते हैं और 6 महीने बाद भी वे तैयारी ही कर रहे होते हैं और इस तरह वे नहीं समझ पाते कि वे बहानेबाजी की बीमारी के शिकार हैं और वे बहाने ही बनाते रह जाते हैं। ज़िंदगी कोई ड्रेस रिहर्सल नहीं है। मैं इस बात की परवाह नहीं करता कि आप किस फिलॉसफी में यकीन करते हैं। बस हमें एक ही मौका मिलता है इस खेल का जिसे ज़िंदगी कहते हैं। दांव पर बहुत कुछ लगा होता है और दांव पर लगी होती हैं आने वाली पीढ़ियां। हम कहाँ हैं और किस दौर में हैं? इसका जवाब है कि हम इसी दौर में हैं और यही हैं। आइए हम आज को बेहतर बनाएं और इसका भरपूर आनंद लें। इसका यह मतलब नहीं है कि हमें आगे के लिए योजना बनाने की ज़रूरत नहीं है। पैगाम यह है कि हमें आगे की योजना बनाने की ही ज़रूरत है और अगर हम अपने आज का भरपूर इस्तेमाल खुशहाली के लिए कर रहे हैं तो हम खुद ब खुद आने वाले बेहतर कल के लिए बीज बो रहे हैं। आप क्या मानते हैं? अगर आप सही नज़रिया अपनाना चाहते हैं तो इस कहावत को सीख लें, तुरंत काम करो, डू इट नाउ, और टाल मटोली की आदत छोड़ दें।
जिंदगी में सबसे ज्यादा उदासी से भरे ये शब्द हैं। ये हो सकता था, मुझे करना चाहिए था, मैं कर सकता था, काश मैं कर लेता, काश मैंने थोड़ी और कोशिश की होती। अगला कदम है लगातार ज्ञान हासिल करने की आदत डालें। आइए हम कुछ गलत फहमियों को अपने रास्ते से हटाएं। यह आम विश्वास की बात है कि शिक्षा पाने की जगह स्कूल और कॉलेज ही समझे जाते हैं। मैं कई देशों में अपने सेमिनार के दौरान लोगों से यह पूछता हूँ कि क्या हम सचमुच अपनी शिक्षा स्कूल और कॉलेजों में पाते हैं। आमतौर पर सबकी राय एक सी थी कि कुछ तो शिक्षा पाते हैं, लेकिन ज़्यादातर नहीं। स्कूल कॉलेजों में हमें ढेरों जानकारियाँ मिलती हैं। मुझे गलत ना समझे, पढ़ा लिखा होने के लिए हमें जानकारी तो चाहिए, लेकिन हमें शिक्षा का सही मतलब समझने की ज़रूरत है। बौद्धिक शिक्षा जहाँ आपके दिमाग पर असर करती है, वही मूल्यों पर आधारित शिक्षा आपके दिल पर। असलियत में जो शिक्षा दिल पर असर न डाले वह नुकसानदेह हो सकती है। अगर हम परिवार, दफ्तर और समाज को चरित्रवान बनाना चाहते हैं तो हमें अपने मूल्य और नैतिक शिक्षा का कम से कम एक स्तर हासिल करना होगा। जो शिक्षा ईमानदारी, दया, साहस, इरादा और जिम्मेदारी जैसी बुनियादी और बेहद जरूरी खूबियों को बढ़ाती और बनाती है। हमें ज़्यादा अक्षर शिक्षा की जरूरत नहीं है, बल्कि चरित्र बनाने वाली शिक्षा की ज़्यादा जरूरत है। मैं तो इस बात पर जोर दूंगा कि एक ज़्यादा पढ़े लिखे लेकिन नैतिक शिक्षाहीन व्यक्ति के मुकाबले नैतिक शिक्षा वाला व्यक्ति जिंदगी में आगे बढ़ने और सफलता पाने में ज़्यादा काबिल होगा। चरित्र निर्माण और नैतिक मूल्यों की शिक्षा कच्ची उम्र के साथ आती है, क्योंकि बच्चा इन शिक्षाओं के साथ पैदा नहीं होता। हमारी कोशिश ज्ञान और बुद्धिमत्ता के लिए होनी चाहिए, ना कि सिर्फ ग्रेड पाने के लिए। ज़्यादा सीखे बिना भी अच्छे ग्रेड और डिग्री तो मिल ही जाती है, लेकिन सबसे अहम बात कोई सीख सकता है तो वो ये है कि सीखने के सही तरीके को सीखें। लोग सूचनाओं को रटने की काबिलियत को ही गलती से शिक्षा समझ लेते हैं। बिना मूल्यों के दिमागी शिक्षा समाज के लिए आफत को पैदा करती है। शिक्षित होने का मतलब यह नहीं कि फैसले भी सही ही हों। यह एक ऐसे आदमी की कहानी है जो सड़क के किनारे समोसे बेचा करता था। वह अनपढ़ था, इसीलिए उसने कभी अखबार नहीं पढ़ा था। ऊंचा सुनाई देने की वजह से उसने कभी रेडियो भी नहीं सुना था। उसकी आंखें कमजोर थीं, इसीलिए उसने कभी टेलीविज़न भी नहीं देखा था। लेकिन वह ढेरों समोसे बड़े उत्साह से बेचा करता था। उसकी बिक्री और मुनाफा दिनों दिन इतना बढ़ गया कि परिणाम स्वरूप उसे ज़्यादा सामान और बड़ा चूल्हा खरीदना पड़ा। जब उसका व्यापार दिन दोगुना बढ़ रहा था, तब उसका बेटा, जिसने हाल ही में कॉलेज की अपनी पढ़ाई पूरी की थी, अपने बाप के साथ काम में जुट गया। उन्हीं दिनों एक अजीब घटना घटी। बेटे ने एक दिन अपने पिता से पूछा, पिताजी क्या व्यापार में आने वाली मंदी के बारे में आपको जानकारी है? पिता ने जवाब दिया, नहीं, लेकिन मुझे इस बारे में बताओ। बेटे ने आगे कहा, अंतर्राष्ट्रीय हालात बेहद खराब हैं और राष्ट्र के हालात तो उससे भी बुरे हैं। हमें आने वाले बुरे दिनों के लिए तैयार रहना चाहिए। पिता ने सोचा कि उसका बेटा कॉलेज पढ़ चुका है, अखबार पढ़ता है और रेडियो भी सुनता है, इसीलिए उसे सब जानकारी है। उसकी सलाह को हल्के ढंग से नहीं लेना चाहिए। इसीलिए अगले ही दिन से पिता ने समोसे के कच्चे सामान की खरीद कम कर दी, दुकान का बोर्ड भी हटा दिया। काम में उसका उत्साह भी कम होता चला गया। जल्दी ही उसकी दुकान पर ग्राहकों का आना जाना कम हो गया। उसकी बिक्री भी गिरने लगी। तब बाप ने बेटे से कहा, तुम ठीक थे, हम लोग मंदी के दौर से गुजर रहे हैं। मुझे खुशी है कि तुमने मुझे समय से पहले ही आगाह कर दिया। इस कहानी से क्या सबक मिलता है? बहुत बार हम अक्लमंदी और सही फैसले में फ़र्क नहीं कर पाते। एक इंसान अक्लमंद तो हो सकता है, लेकिन उसके फैसले गलत हो सकते हैं। अपने सलाहकारों को ध्यान से चुनिए और अपनी समझ का इस्तेमाल कीजिए। औपचारिक शिक्षा होने या ना होने पर भी कोई व्यक्ति सफल हो सकता है, और होगा भी, अगर उनमें ये 5 खूबियाँ हैं: चरित्र, कमिटमेंट, दृढ़ विश्वास, विनम्रता, हौसला या साहस। किसी चीज़ को जल्दी सीख लेने का नाम अक्लमंदी है। काबिलियत वह खूबी है जो शिक्षा को इस्तेमाल करना सिखाती है। जब हम में शिक्षा को इस्तेमाल करने की काबिलियत और इच्छा दोनों होती हैं, तो उसे ही सामर्थ्य कहते हैं। इच्छा ही वह नज़रिया है जो हुनरमंद को सामर्थ्यवान बनाती है। बहुत से लोग हुनरमंद तो होते हैं, लेकिन सामर्थ्यवान नहीं होते, क्योंकि सही नज़रिए के बिना काबिलियत व्यर्थ जाती है। विंस्टन चर्चिल ने कहा है, यूनिवर्सिटी की पहली जिम्मेदारी ज्ञान देना और चरित्र निर्माण होता है, ना कि व्यापारिक और तकनीकी शिक्षा देना। अब हम जानेंगे कि सुकरात के अकॉर्डिंग शिक्षित किसे कहें। पहले वे जो रोजाना आने वाले हालात का सामना सही ढंग से करते हैं, और वे जो हालात से सामना होने पर सही निर्णय लेने और सही कदम उठाने में शायद ही कभी चूकते हों। दूसरे वे जो दूसरों के साथ व्यवहार में बड़प्पन दिखाते हैं, दूसरों के अप्रिय व्यवहार और बातों का बुरा नहीं मानते, और अपने सहयोगियों के साथ उतने भले होते हैं जितना कि एक इंसान हो सकता है। और आगे वे जो अपनी खुशियों पर काबू रखते हैं और कठिनाइयों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते,
और कठिन परिस्थितियों का मुकाबला एक बहादुर इंसान की तरह करते हैं, जो इंसानी फितरत है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वे लोग जो सफलता मिलने पर बिगड़ते नहीं, जो अपनी असलियत से मुंह नहीं मोड़ते, साथ ही बुद्धिमान और धीर गंभीर व्यक्ति की तरह दृढ़ता से जमीन पर पैर जमाए रखते हैं। तुक्के से मिली अच्छी चीज़ों पर खुश होने के बजाय जन्म से मिली काबिलियत और बुद्धि से प्राप्त कामयाबियों पर खुश होते हैं। खुश होने की ऐसी प्रवृत्ति उनकी बचपन से ही होती है। जिन लोगों के चरित्र में इनमें से एक दो नहीं बल्कि सारे गुण हैं, जिन्होंने ये सभी बातें सीखी है, वे ही सर्वगुण संपन्न सच्चे अर्थों में शिक्षित हैं। थोड़े में कहें तो पढ़े लिखे वे लोग हैं जो किन्हीं भी हालात में साहस और अक्लमंदी से काम करना तय करते हैं। अगर उनमें अक्लमंदी और बेवकूफ़ी, अच्छे और बुरे, सौम्यता और अश्लीलता के बीच चुनाव करने की काबिलियत है, तो उनके पास अक्षर की डिग्री हो या ना हो, वे ही सही मायने में शिक्षित है। विशेषज्ञ वही होता है जो सारे जवाब जानता है, अगर आप सही सवाल पूछे तो। अब बात करेंगे अज्ञानता की। जानकारी का भ्रम होना शिक्षा नहीं बल्कि अज्ञानता है। बेवकूफ़ लोगों के पास एक अजीब तरह का आत्मविश्वास होता है जो सिर्फ अज्ञानता से ही आता है। अज्ञानी होना उतनी ही शर्म की बात है जितना कि किसी काम को सही ढंग से सीखने की इच्छा ना होना। अज्ञानता कोई बुराई नहीं है, लेकिन अज्ञानता के साथ भविष्य बनाने की बात सोचना बेवकूफ़ी है। कुछ लोग अज्ञानता को ही इकट्ठा करते रहते हैं और उसे शिक्षा समझने की भूल करते हैं। अज्ञानता कोई आनंदमय चीज़ नहीं है, यह तो एक मुसीबत, दुख, गरीबी और बीमारी है। अगर अज्ञानता आनंद में बात ही होती तो ज़्यादातर लोग खुश क्यों नहीं हैं? अगर थोड़ा ज्ञान होना खतरनाक है तो बहुत सी अज्ञानता छोटापन, डर, कट्टरपन, अहंकार और पक्षपात की तरफ ले जाता है। बुद्धिमत्ता अज्ञानता के अंधकार को मिटने को कहते हैं। हम सूचनाओं के युग में रह रहे हैं। अनुमान है कि जानकारियां हर साल दोगुनी होती चली जा रही हैं। जब जानकारियां इतनी आसानी से उपलब्ध हो तो अज्ञानता को दूर भगाना आसान होता है। दुख की बात यह है कि सबसे ज़रूरी चीज़ को छोड़कर हमें सब कुछ सिखाया जा रहा है। हमें पढ़ना लिखना सिखाया जाता है, मगर वो दिमागी शिक्षा किस काम की जिसमें इंसानियत की कीमत ही ना हो। व्यवहारिक बुद्धि के बगैर शिक्षा और ज्ञान का महत्व कुछ भी नहीं है। किसी भी चीज़ को उसके सही रूप में देखने और उसे जैसा किया जाना चाहिए उस रूप में करने की काबिलियत को ही व्यवहारिक बुद्धि कहते हैं। हम लोग 5 ज्ञानेंद्रियों के साथ पैदा होते हैं: छूना, स्वाद लेना, देखना, सूंघना और सुनना। लेकिन कामयाब लोगों के पास एक छठी इंद्री भी होती है जिसे व्यवहारिक ज्ञानेंद्री कहते हैं। शिक्षा के बिना भी व्यवहारिक बुद्धि हासिल की जा सकती है, लेकिन व्यवहारिक बुद्धि के बिना अच्छी से अच्छी शिक्षा भी किसी काम की नहीं। भरपूर व्यवहारिक बुद्धि का होना ही बुद्धिमत्ता कहलाता है। अपनी बुद्धि को और तेज करें। जॉन नाम का एक लकड़हारा 5 साल से एक कंपनी के लिए काम कर रहा था। इन सालों में उसकी तनख्वाह एक बार भी नहीं बढ़ी थी। उधर एक नए लकड़हारे बिल की 1 साल के अंदर ही तरक्की हो गई। ये बात सुनकर जॉन को बहुत बुरा लगा और बात करने के लिए वह अपने मालिक के पास जा पहुंचा। मालिक ने जवाब दिया, तुम आज भी उतने ही पेड़ काट रहे हो जितने आज से 5 साल पहले काटा करते थे। हम अपनी कंपनी में अच्छे से अच्छा काम चाहते हैं। अगर तुम्हारी उत्पादक क्षमता भी बढ़ जाए तो हमें तुम्हारी तनख्वाह बढ़ाने में भी खुशी होगी। जॉन वापस चला गया और पेड़ों की कटाई करने में खूब मेहनत से देर तक जुटा रहता। इसके बावजूद भी वह ज़्यादा पेड़ नहीं काट पाया। निराश होकर एक दिन उसने अपनी परेशानी मालिक को बताई। मालिक ने जॉन को बिल के पास जाने की सलाह दी और कहा, हो सकता है उसे कुछ मालूम हो जो हमें और तुम्हें मालूम ना हो। जॉन ने बिल से पूछा कि वह ज़्यादा पेड़ कैसे काट पाता है। बिल ने बताया कि हर पेड़ को काटने के बाद मैं 2-3 मिनट के लिए रुकता हूँ और अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज करता हूँ। तुम बताओ कि तुमने आखिरी बार अपनी कुल्हाड़ी की धार कब तेज की थी? बिल के इसी सवाल ने जॉन की आंखें खोल दी और उसको अपना जवाब मिल गया। मेरा सवाल यह है कि आपने आखिरी बार कब अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज की थी? बीते हुए कल का गौरव और शिक्षा से काम नहीं चलता। हमें अपने ज्ञान की धारा को लगातार तेज करना पड़ेगा। अपने दिमाग को खुराक दें। जिस तरह हमारे शरीर को रोजाना अच्छे खाने की जरूरत होती है, उसी तरह हमारे दिमाग को भी रोजाना अच्छे विचारों की जरूरत होती है। इस वाक्य में मुख्य लफ्ज अच्छा खाना और अच्छे विचार हैं। अगर हम सड़ा गला खाना खाएं और अपने दिमाग को घटिया विचारों से भर लें तो शारीरिक और दिमागी दोनों तौर पर हम बीमार हो जाएंगे। अपने सही रास्ते पर चलने रहने के लिए जरूरी है कि हम अपने दिमाग को सही और अच्छी सोच की खुराक दें। लगातार प्रैक्टिस और प्रदर्शन के जरिए हम उन वसूलों को समझ सकते हैं जो इंसान को कामयाब बनाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे कि हम बास्केटबॉल खेलना सीखते हैं। ज्ञान एक शक्ति है, नॉलेज इज पावर। हम रोजाना सुनते हैं कि ज्ञान एक शक्ति है, जबकि असलियत में यह बात सही नहीं है। ज्ञान तो महज जानकारी का नाम है। ज्ञान में शक्ति बनने की क्षमता है और यह तभी शक्ति बनता है
जब इसका इस्तेमाल किया जाता है। उन दो लोगों में क्या फ़र्क है, जिनमें से एक तो पढ़ना जानता ही नहीं और दूसरा पढ़ना तो जानता है लेकिन पढ़ता नहीं। फ़र्क बहुत ज़्यादा नहीं है। सीखना तो खाना खाने की तरह है। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितना खाते हैं। फ़र्क तो इस बात से पड़ता है कि आप उसमें से कितना पचा सकते हैं। जानकारी छिपी हुई शक्ति है तो बुद्धिमत्ता सच्ची शक्ति है। शिक्षा के कई रूप होते हैं। यह सिर्फ ग्रेड या डिग्री की बात नहीं है, बल्कि यह है शक्ति को बढ़ाना, आत्म अनुशासन सीखना, सुनना, समझना, सीखने की इच्छा होना। हमारा दिमाग हमारी मसल्स की तरह उतना ज़्यादा या कम सिकुड़ता या फैलता है जितना हम उसे व्यायाम करवाते हैं। अगर आप सोचते हैं कि ज्ञान पाना महंगा है तो अज्ञानी बन के देखो। लगातार अच्छी शिक्षा से अच्छी सोच को बढ़ावा मिलता है। शिक्षा एक भंडार है। अच्छी सोच वाले लोग उन एथलीट की तरह होते हैं जो लगातार प्रैक्टिस से अपने अंदर ताकत का एक भंडार सा बना लेते हैं, जो कंपटीशन के समय उनके काम आती है। बिना प्रैक्टिस के जब भंडार ही नहीं रहेगा तो वे भरोसा किस पर करेंगे। इस तरह से अच्छी सोच वाले लोग हर दिन दिमाग को लगातार सही और ताकतवर बातों के खुराक देते हैं और इससे अपने अंदर उम्मीदों से भरे नजरिए का एक भंडार सा बना लेते हैं। वे समझते हैं कि हम सबका सामना बुराई से होगा और अगर हमारे पास अच्छे नजरिए का भंडार होगा तो हम उससे उबर पाएंगे, नहीं तो बुरी सोच हमारे ऊपर हावी हो जाएगी। अच्छी सोच वाले बेवकूफ़ नहीं होते और ना ही वे जिंदगी में आंखों पर पट्टी बांध कर चलते हैं। ये ऐसे विजेता होते हैं जो अपनी कमजोरियों को तो जानते हैं लेकिन अपना ध्यान अपनी ताकत पर रखते हैं, जबकि दूसरी तरफ हारने वाले अपनी ताकत को जानते हुए भी अपनी कमजोरियों पर ही फोकस रखते हैं। अब बात करेंगे स्वाभिमान क्या है। व्हाट इज सेल्फ एस्टीम। स्वाभिमान वह नजरिया है जिसके द्वारा हम खुद को महसूस करते हैं। जब हम अंदर से अच्छा महसूस करते हैं तब हम बेहतर काम करते हैं और घर और दफ्तर में लोगों के साथ हमारे संबंध अच्छे हो जाते हैं। दुनिया खूबसूरत लगने लगती है। इसकी वजह क्या है? यहाँ पर महसूस करने और व्यवहार करने में सीधा संबंध है, क्योंकि हम किसी चीज़ या बात के बारे में जैसा महसूस करेंगे वैसा ही उसके प्रति व्यवहार करेंगे। अब बात करेंगे कि अच्छे स्वाभिमान का निर्माण कैसे करें। अगर आप जल्द से जल्द अच्छे स्वाभिमान का निर्माण करना चाहते हैं तो इसका एक सबसे तेज तरीका यह है कि उन लोगों के लिए कुछ करो जो बदले में आपको धन दौलत या कुछ नहीं दे सकते। कुछ साल पहले मैंने जेल में कैदियों को नज़रिया और स्वाभिमान सिखाने के लिए प्रोग्राम शुरू किए। कुछ ही हफ्तों में मैंने वहाँ उतना कुछ सीखा जितना सालों में नहीं सीख सका था। मेरा प्रोग्राम 2 हफ्ते अटेंड करने के बाद एक कैदी ने मुझे रोककर पूछा, शिव, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। उसने बताया कि मैं कुछ ही हफ्तों में जेल से छूटने वाला हूँ। मैंने उससे पूछा कि मेरे इस प्रोग्राम से उसे क्या फ़ायदा हुआ। कुछ देर तक सोचने के बाद उसने बताया कि अब वह अपने बारे में अच्छा महसूस करता है। मैंने कहा कि अच्छा मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। मुझे ठीक से बताओ कि तुम्हारे व्यवहार में क्या बदलाव आया है। मेरा मानना है कि एक इंसान तब तक कुछ नहीं सीखता जब तक उसके व्यवहार में बदलाव ना आए। उसने बताया कि जब से मेरा प्रोग्राम शुरू हुआ है तब से वह रोज़ाना बाइबल पढ़ता है। तब मैंने उससे पूछा कि बाइबल पढ़ने से उस पर क्या असर पड़ा है। उसने बताया कि अब वह अपने और दूसरों के बारे में अच्छा महसूस करता है, जैसा उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। मैंने कहा, यह सब तो ठीक है, लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है कि जेल में रिहा होने के बाद तुम क्या करोगे। उसने बताया कि रिहा होने के बाद वह समाज का एक जिम्मेदार और उपयोगी सदस्य बनने की कोशिश करेगा। मैंने उसे दूसरी बार वही सवाल पूछा और मुझे जवाब भी पहले जैसा ही मिला। जब मैंने वही सवाल उसे तीसरी बार भी पूछा कि तुम जेल से निकलने के बाद क्या करोगे, यकीनन मैं कुछ और ही जवाब खोज रहा था। इस बार उसने गुस्से से कहा कि मैं समाज का जिम्मेदार और उपयोगी सदस्य बनूंगा। तब मैंने उसे उसके पहले और इस जवाब में आए फर्क को बताया। पहले उसने कहा था कि मैं बनने की कोशिश करूंगा और इस बार उसने कहा कि मैं बनूंगा। फर्क कोशिश लफ्ज का है। उसने कोशिश लफ्ज से छुटकारा पा लिया। यही अक्ल की बात थी। किसी काम को या तो हम करते हैं या नहीं करते हैं। कोशिश लफ्ज उसके दोबारा जेल आने के दरवाजे खुले ही रखता है। दूसरा कैदी जो हमारी बातें सुन रहा था, उसने पूछा, शिव, तुम्हें इस काम के क्या पैसे मिलते हैं। मैंने उससे कहा कि जो खुशी और एहसास मुझे अभी मिले हैं वह पूरी दुनिया की दौलत से भी बढ़कर है। तब उसने पूछा, आप यहाँ क्यों आते हैं। मैंने कहा, मैं तो यहाँ अपने स्वार्थ के लिए आया हूँ और मेरा स्वार्थ का कारण है इस दुनिया को रहने के लिए एक बेहतर जगह बनाना। इस तरह का स्वार्थ अच्छा होता है। थोड़े में कहें तो आप समाज को जैसा देते हैं वैसा ही उससे पाते हैं। कई बार तो जितना आप देते हैं उससे कई ज़्यादा ही पाते हैं। लेकिन आप समाज को कुछ देते समय उसके बदले में कुछ पाने की इच्छा ना रखें। एक और कैदी ने कहा, कोई जो भी करे वह उसकी मर्जी।
जब लोग नशा करते हैं तो इससे आपको क्या मतलब? आप उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ देते? मैंने जवाब दिया, मेरे दोस्त, हालांकि मैं तुम्हारी बातों से सहमत नहीं हूँ, तब भी तुम जो कह रहे हो उससे मैं समझौता करके मान लूंगा कि इन सब से मुझे कोई मतलब नहीं है। अगर तुम मुझे इस बात की गारंटी दो कि नशा करने वाला जब भी गाड़ी चलाएगा और दुर्घटना होगी तो वह सिर्फ पेड़ के साथ ही एक्सीडेंट करेगा, तब मैं समझौता कर लूंगा। लेकिन अगर तुम गारंटी नहीं दे सकते कि जब वे नशा करेंगे और दुर्घटना होगी तो तुम और तुम्हारे बच्चे या मैं और मेरे बच्चे पहिए के नीचे दबकर नहीं मरेंगे, तो बेहतर होगा कि तुम विश्वास करो कि यह मेरी जिम्मेदारी बन जाती है कि मैं नशेबाज को सड़क से दूर रखूं। इस एक कहावत ने, यह मेरी जिंदगी है, मैं जो चाहूँगा वही करूँगा, हमें फ़ायदे की बजाय नुकसान ही ज़्यादा पहुँचाया है। लोग भाव को नज़रअंदाज करते हुए उसका वह मतलब निकालते हैं जो उन्हें अच्छा लगे। ऐसे लोगों ने इसका मतलब स्वार्थ निकाला है, और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि इस कहावत का यह भाव नहीं होगा। ऐसे लोग भूल जाते हैं कि हम समाज से अलग नहीं रहते। जो आप करते हैं उसका असर मुझ पर पड़ता है, और जो मैं करता हूँ उसका असर आप पर पड़ता है। हम लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हमें एहसास करना चाहिए कि हम सब इस धरती के भागीदार हैं, और हमें जिम्मेदारी के साथ व्यवहार करना सीखना चाहिए। दुनिया में दो तरह के लोग हैं, लेने वाले और देने वाले। लेने वाले खूब खाते हैं और देने वाले चैन की नींद सोते हैं। देने वालों में ऊंचे स्वाभिमान का भाव होता है, उनका नज़रिया अच्छा होता है और वे समाज की सेवा करते हैं। समाज की सेवा करने वालों से मेरा मतलब उन टटपुंजियों नेताओं से नहीं है जो समाज की सेवा की आड़ में अपना मतलब साधते हैं। इंसान होने के नाते हमें पाने और लेने की ज़रूरत होती है, फिर भी ऊंचे स्वाभिमान से भरे अच्छे शख्स को सिर्फ लेने की नहीं बल्कि देने की भी ज़रूरत होती है। घटिया सोच वाले लोग, निगेटिव पीपुल। चील का एक अंडा एक मुर्गी के घोंसले में रखा गया था। समय आने पर अंडा फूटा और उसमें से निकला चील का बच्चा खुद को चूजा मानते हुए पलने लगा। चील का बच्चा वही करता जो मुर्गी को करते देखता। वह कूड़े में से खाने के दाने ढूंढता, मुर्गी की तरह भाग देता और हर काम उसी की तरह करता। वह कभी भी थोड़ी सी ऊंचाई से ज़्यादा उड़ नहीं पाता, क्योंकि मुर्गी भी ऐसा ही करती थी। उसने एक दिन आसमान में एक चील को बड़ी शान से उड़ते देखा। उसने मुर्गी से पूछा, कौन है वह सुंदर चिड़िया? मुर्गी ने जवाब दिया, वह चील है। वह एक तेज तर्रार चिड़िया है, लेकिन तुम उसकी तरह आसमान में कभी नहीं उड़ सकते क्योंकि तुम एक मुर्गी हो। इस तरह वह चील का बच्चा उड़ने के बारे में कभी सोच भी नहीं सका, और इस बात को सच मानकर उस चील के बच्चे ने जो मुर्गी की तरह पला दोबारा नहीं सोचा। वह एक मुर्गे की तरह सारा जीवन जिया और मरा भी वैसे ही। अपनी समझ और दूर की ना सोचने के अभाव से उसने खुद को अपने पैदाइशी गुणों से महरूम रखा। कितना बड़ा नुकसान हुआ। वह जीतने के लिए पैदा हुआ था, पर वह दिमागी रूप से हार के लिए तैयार हुआ था। यही बात ज़्यादातर लोगों पर लागू होती है। जिंदगी की बदकिस्मती के बारे में बताते हुए ओलिवर वेडाल्ट होम्स कहते हैं कि ज़्यादातर लोग अपने दिलों में कुछ करने की चाह लिए ही मर जाते हैं। हम अपनी ही दूरदर्शिता की कमी की वजह से बेहतरी हासिल नहीं कर पाते। अगर आप चील की तरह आसमान में ऊंचे उड़ना चाहते हैं तो आपको चील के तौर तरीकों को सीखना पड़ेगा। अगर आप कामयाब लोगों की संगत में रहते हैं तो आप उन जैसे ही बनेंगे। अगर आप सोच विचार करने वालों के बीच रहेंगे तो आप भी उनमें से एक बनेंगे। अगर आप दानियों की संगत में रहेंगे तो आप भी उन जैसे बनेंगे। अगर आप शिकायत करने वालों की संगत में रहेंगे तो आप भी वैसे ही बन जाएंगे। जब भी कोई जिंदगी में कामयाबी हासिल करता है तो घटिया लोग उन पर वार करते हैं और उनको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। जब आप इन घटिया लोगों से नहीं उलझते तब जीत आपकी होती है। मार्शल आर्ट में सिखाया जाता है कि जब कोई आपस में वार करे तब आप उसके वार को रोकने की बजाय वहां से हट जाए। वार को रोकने के लिए ताकत की जरूरत पड़ती है, क्यों ना उस ताकत को और अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जाए। इसी तरह घटिया लोगों से उलझने के लिए उनके स्तर तक आना पड़ता है। यही वे चाहते हैं, क्योंकि अब आप उनमें से एक हो गए हैं। घटिया सोच वाले लोगों को अपने ऊपर हावी ना होने दें। याद रखें कि एक इंसान का चरित्र सिर्फ इस बात से जाहिर होता है कि वह कैसी संगत में रहता है, बल्कि इस बात से भी कि वह कैसी संगत से दूर रहता है। अभद्र और अश्लील साहित्य। अभद्र साहित्य औरतों और बच्चों को इंसान के स्तर से गिरा देने के अलावा और कुछ नहीं है। अभद्र साहित्य के दुष्परिणाम ये हैं: औरतों को इंसान के स्तर से गिराना, बच्चों को शिकार बनाना, घरेलू जिंदगी में दरार पैदा करना, सेक्स संबंधी अत्याचारों को बढ़ाना, नैतिक और आदर्श मूल्यों का मजाक बनाना, व्यक्तियों, परिवारों और समाजों को बर्बाद करना। अमेरिका में हर 46 सेकंड में एक महिला से बलात्कार हो जाता है। डॉक्टर विलियम मार्शल के अनुसार
86% बलात्कारियों ने माना है कि वे अश्लील साहित्य के आदी थे। इसके साथ 57% लोगों ने यह स्वीकार किया है कि उन्होंने सेक्स अपराध करने में अश्लील दृश्यों की नकल की थी। यह देखकर दुख होता है कि लोग कितना नीचे गिर जाते हैं जो पैसे कमाने के लिए अश्लील साहित्य का व्यापार करते हैं। और उन घटिया लोगों के बारे में क्या कहा जाए जो इसे खरीदते हैं। घटिया फिल्में और टेलीविजन प्रोग्राम। आज के बच्चे अपने नजरिए और संस्कार कहीं और से ज्यादा फिल्मों और टेलीविजन से सीखते हैं। जेरी जॉनसन की किताब इट्स किलिंग आवर किड्स के अनुसार ऐसा अनुमान है कि यूएस में जब एक बच्चा हाई स्कूल पास करता है तब तक वह टेलीविजन पर 20,000 घंटे के प्रोग्राम देख चुका होता है, जिसमें 15,000 हत्याओं की घटना होती हैं और शराब से संबंधित लगभग 1 लाख विज्ञापन शामिल होते हैं। वे इस बात का प्रचार करते हैं कि शराब पीना एक मस्ती है, सिगरेट पीना शान की बात है और चरस गांजे का तो जमाना है। इसमें कोई हैरत की बात नहीं है। क्राइम रेट इतना ज़्यादा है, प्रतिदिन आने वाले सीरियल शादी से पहले और शादीशुदा जीवन में नाजायज संबंधों को बहुत शान से दिखाते हैं। या कोई हैरत की बात नहीं है कि रिश्तों में कमिटमेंट कम होता जा रहा है और तलाक दर बढ़ रही है। आसानी से प्रभावित होने वाले दर्शक अपनी ज़िंदगी के स्टैंडर्ड और स्तर वही बना लेते हैं जो मीडिया के जरिए देखते और सुनते हैं। चाहे कोई भी हो, हम सब अलग अलग स्तर पर इनसे प्रभावित होते हैं। अब लास्ट में ऑथर आपसे ये कहना चाहते हैं कि अच्छे ढंग से दिन की शुरुआत करें। दिन की शुरुआत कोई अच्छा विचार पढ़ने या सुनने से करें। रात में अच्छी नींद आने पर हम तरोताज़ा महसूस करते हैं और इससे हमारा अवचेतन मन स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाता है। यह हमें दिन भर के लिए सही लय देता है और हर एक दिन को अच्छा दिन बनाने के लिए हमारी सोच को सही ढांचे में ढाल देता है। बदलाव लाने के लिए हमें सचेत होकर अच्छी सोच और सद्व्यवहार को अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा बनाने की लगातार कोशिश करना और कमिटेड होना होगा। यह कोशिश तब तक जारी रखनी चाहिए जब तक अच्छी सोच और व्यवहार हमारी आदत न बन जाए। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के विलियम जेम्स का कहना है, अगर आप अपनी ज़िंदगी में बदलाव लाने की सोच रहे हैं तब तो यह काम तुरंत और उत्साह से शुरू कर देना चाहिए। तो दोस्तों, ये है बुक का पहला पार्ट। अगर आपको ये बुक समरी अच्छी लग रही है तो कमेंट करिए और इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। हम इस बुक का सेकंड पार्ट बहुत जल्द लाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।